नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं जया सिन्हा आपके साथ। आज देश में चौथे चरण का लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जहां दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर रही है जनता जनार्दन। और साथ ही आगे के चरण के लिए प्रचार भी धुआंधार लगातार जारी है। 5वें चरण के लिए जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें मुंबई भी शामिल है। 24 की चुनौती में आइए आपको दिखाते हैं क्या है वहां के राजनीतिक समीकरण। और आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस चुनावी महासंग्राम में मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। डीडी न्यूज की संवाददाता रीमा पराशर ने रोड शो के दौरान पीयूष गोयल से की खास बातचीत। नमस्कार, हम पहुंच गए हैं एक बेहद ही हॉट सीट पर मुंबई की, जो इस बार काफी ज्यादा चर्चा में है, उत्तर मुंबई। और यहाँ पर जो उम्मीदवार मैदान में है, 35 साल राजनीति में उनको अनुभव रहा रणनीति बनाने का, और एक तरीके से वो बीजेपी की कोर टीम के सदस्य रहे, जो कि मैनिफेस्टो भी बनाती है, पार्टी के लिए मुद्दे तय करती है और किस तरह से विपक्ष पर हमला करना है वो तय करती है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। हम आज जरा कुछ समय उनके साथ बिताएंगे, उनकी रैली में देखेंगे कि किस तरह क्या जनता का समर्थन उनको मिल रहा है, विपक्ष पे उनके हमले जो हैं वो कैसे हैं, और क्यों आखिर इस बार जब वो पहली बार 35 साल में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता उनका साथ दे। ये तमाम मुद्दे जरा जानने की, उनसे समझने की भी कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मुंबई उत्तर की जनता आखिर किसकी तरफ है और क्या मिजाज रखती है। आइए, पीयूष गोयल जी हमारे साथ है, उनका रोड शो चल रहा है और अपार भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। पीयूष जी अभी तक चुनाव लड़वाते थे 35 साल तक, और 35 साल बाद ये एक्सपीरियंस, पहले तो यही शेयर कीजिए, कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद आ रहा है। एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार है कि उन्होंने हम सबको जमीन पे फिर से उतारा, लोगों के बीच में, जनता की अदालत में भेजा। जो संवेदनशील व्यक्तित्व है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो हम सब भी उसको महसूस करें और अपने काम में लाएं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बहुत ही आनंद आ रहा है। पीयूष जी, गर्मी काफी, तापमान बढ़ चुका है, लेकिन जनता दिखाई दे रही है आज आपके स्वागत के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। ये तो मात्र एक वार्ड की रैली है और जिधर हम जा रहे हैं उधर एक एक वार्ड की रैली कर रहे हैं, और उसमें भी जो अपार जन समुदाय बाहर आ रहे हैं, जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, मेरी भी कल्पना के बाहर है कि ये क्या हो रहा है। एक प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आज देश में विश्वास है, 10 वर्ष में जो सभी ने अनुभव किया, अलग अलग प्रकार से देश में हर समुदाय, हर वर्ग का को लाभ पहुंचा, बिना भ्रष्टाचार पहुंचा। मैं समझता हूँ ये उसका परिणाम है कि लोग इतने बड़े संख्या में हर रैली पे इतने लोग रहते हैं। एक तरफ संयुक्त एनडीए दिख रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष में तो इस बात को लेकर भी दरार थी कि आपके खिलाफ किसको खड़ा किया जाए। मुझे लगता है सवाल मेरे खिलाफ का नहीं था, देश भर में विपक्ष को तकलीफ हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का आज जो लोकप्रियता है वो शायद ही आजाद भारत के इतिहास में कभी भी देखा गया। और पूरे देश भर में हमें यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बार लोगों ने तय किया है भारी आशीर्वाद देने का, भारी संख्या में चुन के लाने का, और स्पष्ट है कि 400 पार सीटें प्रधानमंत्री जी की झोली में इस बार जाएंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन राकेश से कहूंगी कि वो दिखाए कि कैसे आरती उतारने के लिए महिलाएं जो है वो पीयूष गोयल के स्वागत के लिए खड़ी हुई हैं। तो ये महिलाओं का और नारी शक्ति, जिसकी बात बीजेपी कर रही है, जिसकी बात लगातार की जा रही है कि नारी शक्ति का वोट जो है वो इस बार क्या हर बार ही काफी ज्यादा मायने रखता है, उनके लिए हर किसी के पिटारे में बहुत कुछ है। और इसीलिए जब बीजेपी के उम्मीदवार जब जा रहे हैं जनता के बीच में,
तो नारी शक्ति का ये लगाव, ये प्यार दिखाई दे रहा है। वोटों में मिलेगा या नहीं ये तो देखने वाली बात है, लेकिन प्यार नारी शक्ति का काफी हद तक दिख रहा है। नारी शक्ति का प्यार काफी दिख रहा है। वो तो अद्भुत है। युवा, नारी शक्ति और बुजुर्ग, ये तो उमड़ उमड़ के बाहर आते हैं। हो सकता है कि आदमी लोग काम पे जाते हैं, इससे दिखते नहीं है, तो एक प्रकार से कोई घर में नहीं रहता है। आप देखेंगे घर से सब बाहर आ जाते हैं, पूरे गली की गली बाहर आ जाती है, और अद्भुत स्नेह देखने को मिला, अद्भुत स्नेह। ये मोदी जी के प्रति लोगों का आशीर्वाद भी है, लोगों का विश्वास भी। पीयूष जी, दूसरी तरफ मैं विपक्ष की बात करूं, पहले तो मैं जानना चाहूंगी, आप नॉर्थ मुंबई में हैं और नॉर्थ इंडिया वालों को अंग्रेज और व्हाइट का दर्जा दिया गया, आप खुद को क्या मान रहे हैं? कांग्रेस, राहुल गांधी जी के हिसाब से तो मैं महाराष्ट्र होने के नाते अरब बनूंगा, लेकिन मुझे बहुत गर्व है एक महाराष्ट्र होने का, बहुत गर्व है मुंबई का होने का, और मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता इस प्रकार के जो विवादित और बहुत ही रेसिस्ट, बहुत ही ओछे सोच लेकर कांग्रेस पार्टी काम करती है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। देखिए सामने श्री हरि मंदिर है जो हमारे रास्ते में, इसको लोग मुंह तोड़ जवाब इस चुनाव में देने वाले। आपको लगता है किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो गया? अब मंदिर भी आपके सामने नमो ही आया है। पीयूष जी, महायुति जिसकी बात हो रही है आपके खिलाफ, कितनी बड़ी चुनौती लग रही है आपको? फ्रैंकली मुझे तो कोई चुनौती दिख नहीं रही है। महाराष्ट्र में महायुति स्वीप करेगी और अपेक्षा से ज्यादा सीटें जीतकर, हमारा अंदाजा है 42 से आगे जाएंगी महाराष्ट्र में महायुति की सीटें। कल हमने देखा उद्धव गुट की जब रैली हुई तो उसमें इकबाल मूसा जो कि बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी 10 साल की सजा काट चुका था, उसने शिरकत की। आपको लगता है कि एक तरीके से वही रंग दिखने लगे हैं फिर से राजनीति में, फ्रस्ट्रेशन हो या फिर की चुनौती हो? ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, अब दुर्भाग्य है कि उबटा और शरद पवार, ये दोनों जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, ये स्प्लिंटर ग्रुप्स भी अब तुष्टीकरण और आतंकवाद के समर्थन की राजनीति में उतर आए हैं। बहुत दुर्भाग्य है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। हम तो उद्धव ठाकरे जी को बाला साहेब का परिवार के सदस्य के नाते सोचते थे कि हिंदुत्व के लिए और देशभक्ति के लिए वो खड़े रहेंगे, लेकिन वो तो सीधा राहुल गांधी जी की गोद में जाके बैठ गए। विकास के नारे से शुरू हुआ था चुनाव और अब तुष्टीकरण पर आ गया है, चाहे मंगलसूत्र का मामला हो, मुसलमानों की बात करना हो। आपको लगता है भटक चुके हैं मुद्दे? ये भाजपा और नरेंद्र मोदी जी विकास और सिर्फ विकास पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमें अवश्य बहुत चिंता है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उनके मित्र पक्ष उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार, ये सब जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद में गिरे, इससे चिंता जरूर है कि देश की राजनीति गलत मोड़ पे जा रही है। लेकिन हमारे लिए विकास सर्वोपरि है। देश को विकसित बनाना है, देश को समृद्ध बनाना है, हर गरीब को अपना अधिकार दिलाना है, उज्जवल भविष्य देना है युवा युवतियों को, किसानों का एक आमदनी भी बढ़े, किसानों को एक मौके और मिले जिसमें आगे बढ़ के भारत आत्मनिर्भर बन पाए, युवा युवतियों को हर प्रकार से हर संभव शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, स्वयं रोजगार, व्यापार, उद्योग, हर चीज में उनको अपार अवसर मिले, ऐसा योजनाएं लेके हम जनता के बीच जाए। अब उनका मैनिफेस्टो में जब वो इतनी विवादित बातें कहें तो स्वाभाविक है कि हमें उसके ऊपर लोगों का ध्यान देना पड़ेगा। पीयूष जी, जब हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर रहे हैं तो शरद पवार का एक बयान आया कि आने वाले समय में छोटे छोटे दल जो है वो कांग्रेस में मिल जाएंगे, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी शिवसेना तो बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसी बयान देना उसका मतलब क्या था? क्या लग रहा है ये राजनीति? स्पष्ट है कि जो हम बात बार बार कहते हैं
कि असली शिवसेना तो हमारे साथ है, शिंदे जी, सुर्वे जी, ये सब। असली राष्ट्रवादी हमारे साथ है। दादा इज द नेचुरल लीडर ऑफ महाराष्ट्र। और ये दोनों उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी छोटे स्प्लिंटर ग्रुप अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए, उनको सुले जी को बचाना है, इनको आदित्य ठाकरे जी को कुछ पद दिलाना है। और यही राजनीति ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। शरद पवार बारामती के चुनाव के बाद ऐसा कह रहे हैं, ये स्पष्ट है कि उन्होंने देख लिया कि बारामती वो हारने वाले हैं और उसके बाद उनकी लड़की के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। इससे उन्होंने ये बात रखी है कि विलीन क्या होंगे, तो सुप्रिया सुले जी ज्वाइन कर ले कांग्रेस, और तो कोई विलीन होने लायक है ही नहीं वहां पे। वैसे ही अगर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत ज्वाइन कर ले कांग्रेस, बाकी तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से सब पार्टीज को का अस्तित्व नहीं है, कोई ज्यादा लोकप्रियता नहीं है। ये अलग बात है कि अब कांग्रेस की इतनी खस्ता हालत है कि मुझे तो नहीं लगता पिछली बार से आधी भी सीटें इस बार आएंगी। पीयूष जी, इस बार के चुनाव में एनसीपी भी दो फाड़ हो चुकी थी और शिवसेना भी दो फाड़ हो चुकी थी, उसका कुछ इम्पैक्ट क्या दिखेगा? दो भाग नहीं हुए। मेन शिवसेना, मेन एनसीपी इंटैक्ट है। कुछ 2-4 लोग निकल गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं। वोट बटेंगे उससे? 2-4 लोग निकल जाने से थोड़ी वोट बढ़ता है। अब मैं दो चीजें जो यहाँ पर प्रचार के दौरान विपक्ष कह रहा है, एक कह रहे हैं कि आप तो दिल्ली में रहने वाले मंत्री रहे हैं, यहाँ पर लोकल वर्सेस बाहरी का स्लोगन दिया जा रहा है। बहुत दुख की बात है कि वो मुंबई को बांटना चाहते हैं। मैं मुंबई कर हूँ, मुंबई कर रहूंगा। मेरा पैदाइश मुंबई में है, मेरी पढ़ाई लिखाई मुंबई में है, व्यवसाय मुंबई में रहा। और कोई भी व्यक्ति एमपी बनता है तो उससे पार्लियामेंट अटेंड करना है, उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता है। कोई मंत्री बनता है, 75 मंत्री हैं, तो देश की सेवा के लिए बाहर रहना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी नजरअंदाज हो जाए। मेरा पूरी व्यवस्था है और हमारी तो देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। गोपाल भाई मेरे साथ हैं, 7 आमदार हैं, 24 नगर सेवक हैं, बड़ी विशाल कार्यकर्ता के समूह है। तो जनता को 24 घंटे सुविधाएं और उपलब्धता रहेगी। मेरे साथ वर्षा गायकवाड़ हमारे क्षेत्र की है, सायन धारावी उस एरिया, वो बांद्रा गई है लड़ने, तो वो भारी हो गई। उद्धव ठाकरे का लड़का आदित्य ठाकरे वर्ली से लड़ता है, रहता तो बांद्रा में, वो भारी हो गया। राहुल गांधी जी वायनाड से लड़ते हैं, वो अंदर हो गए। और इस बार तो रायबरेली भी आ गए राहुल गांधी। वो तो 4-5 सीटें जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक पार्लियामेंट में आने का चांस ही नहीं। रायबरेली भी बुरी तरीके से आ रही है। मेरा मानना है मुंबई मुंबई है, भारत हमारा देश है। हमने लोगों को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने देशभक्ति के साथ अपने देश की और अपने शहर की, गांव की चिंता करनी चाहिए। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि पार्टी ने आपके लिए बिल्कुल सेफ सीट चुनी है। सेफ सीट मान रहे हैं इसको? कोई चुनाव सेफ और अनसेफ नहीं होता है। आप सीपी जोशी जी का भी चुनाव देख लीजिए, तो एक वोट भी फर्क पड़ जाता है। तो मैं बार बार लोगों से यही अपील करता हूँ कि 100% वोटिंग सुनिश्चित करें। और प्यार मोदी जी के प्रति सबका है, पर वो मत पेटी में, बैलेट बॉक्स में पड़ना चाहिए। तो लेकिन साधारणतः इतनी गर्मी के बावजूद इतना अपार समर्थन, प्यार, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए अपार बहुमत से जीते। अंत में चलते चलते पीयूष जी सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि रणनीति बनाने में और अब जनता के बीच सीधे आने में, दोनों में से क्या अंतर लग रहा है? दोनों का अपना स्वाद है, दोनों का अपना अनुभव रहता है, दोनों में मजा आता है। और ये तो विशेष आकर्षण है, बचपन से ये किया है तो स्वाभाविक रूप से इसमें तो मजा आता ही है। तो ये स्वागत, ये सत्कार फिर से एक बार लगातार जो दिख ही रहा है, जहां जहां से ये रोड शो जा रहा है, चुनाव रथ पीयूष गोयल का जा रहा है,
केंद्रीय मंत्री से लेकर अब पहली बार सांसद तक का सफर, सांसद का चुनाव। उनका कहना है कि दोनों का अपना अपना रंग है, दोनों की अपनी अपनी बात है और दोनों की अपनी अपनी खूबी है। लेकिन जनता इस बार क्या सोच रही है ये तो जनता ही जानती है। फिलहाल लोकतंत्र में क्या मायने रखता है वो है कि चुनाव खत्म होने के बाद और जीतने के बाद भी जनता के बीच इसी तरह से नेता जाते रहे, तब शायद असलियत में जो लोकतंत्र है वो बहाल होगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रीमा पराशर, डीडी न्यूज के लिए मुंबई से। तो मुंबई उत्तर लोकसभा की जो ये सीट है काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट रही है, हॉट सीट है और देख रहे हैं हम किस तरह से मतदाताओं का हुजूम उमड़ा यहाँ पर पीयूष गोयल के रोड शो के बीच। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 24 की चुनौती जारी है। आप लोग तो वोट के अधिकार के साथ ही पैदा हुए। आपके पास वोटिंग के अधिकार होने के बाद भी आप वोट नहीं करते हैं। हम लोगों को तो वोटिंग के लिए वोटिंग कार्ड ही नहीं थे बिफोर नालसा जजमेंट 2014 के पहला। तब जब मैंने पहली बार वोट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई क्या मैंने मेरे अपनी पहचान के साथ में वोट किया है एज अ ट्रांसजेंडर। वोट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे देश की प्रगति होगी, उन्नति होगी। हमारे देश की प्रगति, उन्नति हमारी उन्नति। 5 साल में 5 मिनट तो हम देश को दे ही सकते हैं। लोकसभा चुनाव में अपने प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल ने उत्तर मुंबई में स्थित एक चाट की दुकान के बाहर गोलगप्पे खाते हुए डीडी न्यूज की संवाददाता रीमा पराशर से की खास बातचीत और कहा कि देश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यही लोकतंत्र की खूबी है और यही लोकतंत्र के रंग है कि इस तरह शाम को जब उम्मीदवार निकलते हैं लोगों के बीच में और दिन में भी, तो ये रौनक दिखती है। ये अलग ही लोकतंत्र का उत्सव है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्ष देश में अमूलचूल परिवर्तन किया है, जो काम किया है, हर घर तक पहुंचे, हर गरीब के जीवन में परिवर्तन आया। मैं समझता हूँ समाज का कोई व्यक्ति नहीं होगा, 140 करोड़ लोगों तक नरेंद्र मोदी सरकार पहुंची है, उसके लाभ पहुंचे और उसी का आपने आज दिन भर जो आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के लिए है वो आज आपने अनुभव किया। पीयूष जी देखिए, हम अब एक ऐसी शॉप पर पहुंच गए जो मलाड आपके एरिया में आता है और यहाँ की ये फेमस शॉप है। तो हमने सोचा कि जब हम जनता के दिल तक जा रहे हैं तो कहते हैं दिल का रास्ता पेट से भी होकर जाता है। तो थोड़ा सा जरा यहाँ की फेमस पानी पूरी हम चाह रहे थे कि लोगों से आप क्योंकि मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मराठी कौन सी डिश पसंद है? वैसे तो वड़ा पाव खाते हैं, मिसल पाव खाते हैं, साथ ही साथ ऑफ कोर्स पाव भाजी इज द हॉट फेवरेट। पाव भाजी मैं जरा थोड़ा सा 2-4 सवाल आपसे उस पर भी पूछूंगी। कल से लेकर अब तक जब मैं यहाँ पर आई तो मैं लगातार देख रही थी एक अलग तरीके से जो चुनाव है उसमें जनगणना की भी बात हो रही है, जातिगत जनगणना की, आरक्षण की भी बात हो रही है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में जनगणना से ही पता लगेगा कि हिंदू कितने हैं, बाकी लोग कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने देश के विभाजनकारी नीतियां ही पेश की है और बड़ा दुर्भाग्य है कि 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस की सोच नहीं बदली है। वो तब भी देखिए कश्मीर को किस हालत में छोड़ के गए और आज भी वो उनके माननीय सांसद डीके शिव कुमार के भाई एक तरफ बयान देते हैं कि हमें सोचना पड़ेगा दक्षिणी राज्यों को अलग होना। रोज राहुल गांधी जी के बयान जो आते हैं वो देख के समझ नहीं आता कि वो पूरे समाज को और सामाजिक समरसता को ध्वस्त करना चाहते हैं। क्या मंशा है उनकी? ओवैसी के भाई 15 मिनट मांग रहे हैं। अब ये सब चीजों में हम रुचि नहीं लेते। हम विकास के आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और विकास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
संकल्प है। पीयूष जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए पुराने जो आपके सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। संजय राउत ने तो औरंगजेब तक कह दिया, कब्र तक की बात कर दी। ये आपको लगता है जनता के बीच में मुद्दा बनता है? मुझे नहीं लगता कोई उनको सीरियसली लेता है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी की आज जो लोकप्रियता है, उससे इस प्रकार के बयान देने से वो स्वयं को ही तकलीफ में डाल रहे हैं और वैसे ही बड़े अनपॉपुलर है। इसके बाद तो संजय राउत को कोई सुनना भी नहीं पसंद करेगा। और दिल्ली से आपका जो यहाँ तक का सफर है और इस बार का जो सफर है, उसमें आप जब जनता के बीच मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो क्लिक कर रही है सबसे ज्यादा? मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी के ऊपर जो पूरा विश्वास है, मोदी जी के काम, उनकी ईमानदारी, 24 घंटे देश की चिंता करना, उन्होंने जिस प्रकार से देश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, आज घर घर गांव गांव तक मोदी में हो गया है। और मुझे लगता है कि जनता ने आज ये विश्वास पैदा हो गया है कि मोदी है जो उनकी चिंता करेगा, मोदी है जो उनको और उनके बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दिलवाएंगे। 400 पार अभी भी कायम? ऑलवेज था, तो आप लोग को थोड़ा बिजी रखने के लिए अच्छा था कि आप थोड़ा डाउट में रहें। 400 पार पहले भी था, आज भी है, 4 जून को भी रहेगा। चलिए पीयूष जी, बेस्ट ऑफ लक। जितना तीखा जाएगा, हमने पानी चखा, ये चुनाव आपके लिए वैसा तीखा ना हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बहुत बहुत। कि जनता को आप दूरदर्शन के माध्यम से क्या कहना चाहिए? जब हम देश को एक उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जा रहे हैं, कभी कोई फेक रिपोर्ट, फेक नैरेटिव, फेक ट्वीट्स, आज माननीय अडवाणी जी के ऊपर एक ऐसा ही फेक, डीप फेक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ पूरा बेबुनियाद फेक वीडियो निकाला है। ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के मित्र पक्षों की पुरानी आदत है। पहले भी वो कटघरे में खड़े हुए हैं और दुर्भाग्य है कि वो अपने रास्ता को सुधार नहीं सकते। उनका रास्ता इसी प्रकार का विवादित और दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, हमारा रास्ता विकास का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी हमसे खास बातचीत के लिए। और उत्तर मुंबई जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, पीयूष जी के साथ हमने बातचीत की और आज हमने दिन भर देखा कि कैसे वो कैंपेन के दौरान और लोगों के बीच जा रहे हैं। पहली बार 35 साल में वो चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे अनुभव हैं जो इस बार चुनाव में लगता है उनको हो रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि वो उनको चुनती है या नहीं चुनती। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रीमा पराशर, उत्तर मुंबई से डीडी न्यूज के लिए। तो तमाम जायके हैं यहाँ पर लोकसभा चुनाव में, जिसको अनुभव कर रहे हैं नेता भी और आमजन भी। और बता दें आपको कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर धुआंधार प्रचार जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार के लिए बिहार के सारण पहुंचे तो कुछ महिलाएं उनसे मिलकर भावुक हो गई। मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज मेरा सपना पूरा हो गया। महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष कुसुम देवी जब बैठी थी, आज हम लोग का मेरा सपना पूरा हो गया। आज सपना पूरा हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये कनेक्ट है, ये रिश्ता है जो एक आमजन प्रधानमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ रखता है। और तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब की प्रबंधक समिति ने प्रधानमंत्री को एक सम्मान पत्र भेंट किया। और इस सम्मान पत्र में पीएम को संबोधित करते हुए तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब की प्रबंधक समिति ने कहा कि आप पर वाहे गुरु जी की अपार बख्शीश है और आप उनके आशीष से यूं ही देश की कौम की सेवा करते रहें। तो प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर और धुआंधार उन्होंने प्रचार किया। पटना साहिब भी गए, पटना में रोड शो भी किया, मुजफ्फरनगर, मीरपुर, सारण में रैलियां भी की। और पटना साहिब गुरुद्वारे में वहां गए, गुरुद्वारे की उन्होंने सेवा की और कड़ा प्रसाद भी खाया। वहाँ की जो पंगत बैठती है उसको लंगर भी उन्होंने परोसा। बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई प्रधानमंत्री के जब आज वो पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे।
तो देश भर में चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। काफी सकारात्मक तस्वीरें और आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो 24 की चुनौती जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।